तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी क्या होने वाला है, 10th और 12th का क्या होने वाला है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है। इसी के लिए हमने क्या कर दिया है, क्रैश कोर्स का शुरू कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया है शुरू, क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी चैप्टर। किसका दोस्तों, 12th क्लास की कुछ हिंदी चैप्टर के बारे में, क्योंकि एग्जाम में हिंदी से भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। जैसे कि लेखक का नाम, जैसे अभी आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि देखिए इसमें कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि आज हम 12th क्लास के हिंदी चैप्टर का रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ेंगे। और इन्होंने कौन सी रचना की है दोस्तों, अर्ध नारीश्वर का रचना किया है। किसने, रामधारी सिंह दिनकर। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, तब रामधारी सिंह दिनकर से जुड़े बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और वो किस प्रकार से बनते हैं वो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे पहला सवाल हमारा बनेगा फर्स्ट कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। ये पहला क्वेश्चन, यानी कि आपसे पूछ देगा कि बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों कब हुआ था, 23 दिसंबर 1918 ईस्वी को। यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 दिसंबर 1918 ईस्वी को। एकदम बारीकी से एक एक चीज को हम समझेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनका निधन, निधन मतलब क्या होता है, मृत्यु। अब जाहिर सी बात है कि जिसका जन्म होगा उसका मरना तो तय है दोस्तों। तो रामधारी सिंह दिनकर का पहला क्वेश्चन हमने देखा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 दिसंबर 1908 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब इसका निधन कब हुआ था, अर्थात यह इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। तो आपसे दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था दोस्तों, तो 14 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो रामधारी सिंह जो दिनकर है इनका निवास स्थान कहाँ पर है, यानी कि ये दिनकर जी जो थे ये कहाँ रहते थे। तो यह इनका निवास स्थान कहाँ था दोस्तों, सिमरिया। और ये सिमरिया कहाँ पड़ता है दोस्तों, बेगूसराय में। और ये बेगूसराय कहाँ पड़ता है दोस्तों, हमारा अपना शहर, सपनों का शहर। जिस तरह से मुंबई होता है ना सपनों का शहर, वैसे ही हमारा सपनों का शहर, सपनों का शहर कौन सा है, बिहार। गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये यानी कि अपनी ही मिट्टी का, यानी कि अपने ही खून का ये एक चिराग है जिसने अपने रोशन से इस दुनिया को प्रकाशित करने का काम किया है दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं की तरह आप भी अपने बिहार की गरिमा को क्या कीजिए, बढ़ाइए, ना कि झुकाइए। बनना है तो रामधारी सिंह दिनकर की तरह बनिए, जिन्होंने अपने बिहार की मिट्टी में पल भर कर अपने बिहार की गौरव को क्या किया है, बढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। तो इनका निवास स्थान कहाँ था दोस्तों, सिमरिया। और ये सिमरिया कहाँ है, बिहार, बेगूसराय में। और ये बेगूसराय कहाँ है दोस्तों, हमारे बिहार में है, ठीक है दोस्तों। आगे कहता है इनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों, तो श्यामवती देवी। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों, तो श्यामवती देवी था इनके पत्नी का नाम, ठीक है दोस्तों। अब कहता है कि इनकी शिक्षा, यानी कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई, मतलब रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा कहाँ हुई थी दोस्तों, यानी कहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। इन्होंने 1932 में पटना कॉलेज से बीए किया था दोस्तों। यानी रामधारी सिंह दिनकर ने 1932 में पटना कॉलेज से क्या किया था दोस्तों, बीए किया था। और किस ऑनर्स में किया था, तो हिस्ट्री ऑनर्स से किया था दोस्तों, ठीक है।
तो आपसे पूछ देगा कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर पटना कॉलेज से बीए हिस्ट्री ऑनर्स में कब किए थे? तो कब किए थे दोस्तों? 1932 ईस्वी को किए थे। ठीक है दोस्तों। अगला कहता है साहित्यिक अभिरुचि, यानी कि साहित्य में इनकी रुचि कब से हुई थी? तो कहता है कि 1925 में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी दोस्तों। यानी कि 1925 में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। अब आपसे पूछ देगा कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1925 में। अब आपसे ये भी पूछ देगा कि रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी वो कौन सी थी? तो वो कौन सी थी दोस्तों? प्रणभंग। कौन था दोस्तों? प्रणभंग था। और यह 21 वर्ष की आयु में प्रकाशित होने वाली पहली कविता थी दोस्तों। कौन? प्रणभंग थी। ठीक है दोस्तों। आगे कहता है कि प्रमुख काव्य रचना, मतलब इनके द्वारा कुछ रचनाएं की गई थी जिसमें था प्रणभंग, प्रणभंग था। दूसरा क्या था दोस्तों? रेणुका, जिनका प्रकाशन 1935 में। टाइम पीरियड कब था? 1935 था। ठीक है दोस्तों। अगला है हुंकार, हुंकार इनका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? 1938 ईस्वी का। ठीक है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए इनका टाइम पीरियड भी लिख दिया है ताकि आप लोग एग्जाम में फंसे नहीं। अगला है कुरुक्षेत्र, यह इनका टाइम पीरियड कब कब है दोस्तों? 1946 ईस्वी का। तो आपसे पूछ देगा कि हुंकार के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर वही पूछ देगा आपसे कि कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? रामधारी सिंह दिनकर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे कहता है उर्वशी, इनका टाइम पीरियड कब है? 1961। इसके बाद है परशुराम की परीक्षा कब? 1963 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि परशुराम की परीक्षा का लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है दोस्तों। आगे कहता है कि प्रमुख गद्य रचना, ये है काव्य रचना दोस्तों। और ये अब बात करेंगे हम गद्य रचना के बारे में। तो इनकी गद्य रचना क्या थी दोस्तों? संस्कृत के 4 अध्याय। क्या है इनके पहले नंबर पर गद्य रचना में कौन सी आते हैं दोस्तों? संस्कृत के 4 अध्याय, जिनका टाइम पीरियड कब है? 1956। और ध्यान रहे इन्हीं संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी भी मिला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे है काव्य की भूमिका, और इनका टाइम पीरियड है 1958। यानी कि काव्य की भूमिका के लेख रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर होंगे। ठीक है दोस्तों। आगे कहता है शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यानी कि शुद्ध कविता की खोज का लेखक कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर है। और इनका टाइम पीरियड कब है? 1966 ईस्वी का है। ठीक है, देखिए एकदम सीरियल वाइज लिखे टाइम पीरियड के साथ। 1956, 1958, 1966। इसके बाद दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी में दोस्तों। तो दिनकर जी की डायरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है। अगला है कि सम्मान, इनको कौन कौन से सम्मान मिले थे? इनको साहित्य अकादमी मिला था दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ मिला था, पद्म भूषण मिला था, और राष्ट्र कवि का दर्जा भी मिला था। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये जो साहित्य अकादमी है ये संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। ठीक है दोस्तों। तो ये था इनके कुछ समरी, मतलब समरी के तौर पे हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको करा देंगे। ठीक है दोस्तों। बस धैर्य रखिए और तन्मयता के साथ आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास समय क्या है, बहुत कम है। ठीक है दोस्तों। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने इससे पहले किसका बात किया था दोस्तों? दिनकर जी के बारे में, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में इससे पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और ये क्या रचना किए थे, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी दोस्तों? तो रोज नाम की एक पुस्तक है, इनकी रचना किसके? अज्ञे के द्वारा किया गया था। अब एक बात बताइए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये कितना लंबा नाम है। तो इसलिए देखिए कि पहले टाइम पीरियड में ऐसा होता था
कि अगर जो पिताजी का नाम होता था ना, उनका नाम भी पुत्र के नाम के आगे लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे कि इनके पिता का नाम क्या होता है दोस्तों, हीरानंद होता है। इसीलिए इनके नाम में क्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ लेंगे, आज्ञे जी बोलेंगे। तो सीधे आपसे पूछा जाएगा कि आज्ञे जी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताएं, क्या होगा दोस्तों, रोज होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इनके बारे में हम जानते हैं, आज्ञे जी के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, कब मरे, इन्होंने कौन सी रचनाएं की और कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहा जीवन काल का। इन सारी बातों को हम बारीकी से देखेंगे। हमारा पहला हम शुरू करते हैं इनके जन्म से, यानी कि आज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तैयार। आपसे पूछेगा कि बताइए आज्ञे जी का यानी कि सच्चिदानंद जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, इनका मृत्यु कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने 2 प्रकार की बातों को देखा और 2 ऑब्जेक्टिव भी हमारा तैयार। ठीक, पहला कि सच्चिदानंद जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था दोस्तों, तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। तो ये 2 बातें क्लियर। चले आगे कहता है कि इनका जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर था, तो इनका कसे एक गांव का नाम होता है दोस्तों, और ये कुशीनगर में पड़ता है दोस्तों। और ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ये कि यूपी पुलिस में सॉरी उत्तर प्रदेश में एक जगह होता है कुशीनगर, और कुशीनगर में गांव होता है कसे, यहीं पर इनका क्या होता है, जन्म होता है दोस्तों। ठीक है, अगला कहता है इनका मूल निवास। ये तो जन्म स्थान था, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था दोस्तों, तो करतारपुर था। और ये करतारपुर कहाँ पे है दोस्तों, पंजाब में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनकी माता जी का क्या नाम था दोस्तों, यानी कि सच्चिदानंद जी की माता का क्या नाम था, तो बेंती देवी नाम था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव सीधा पूछेगा कि बेंती देवी किनके माता जी थे, या सच्चिदानंद जी के माता का क्या नाम था दोस्तों, तो क्या नाम था, बेंती देवी था। ठीक है, अब इनके पिताजी का यानी सच्चिदानंद के पिता का क्या नाम था दोस्त, हीरानंद शास्त्री। देखिए हमने कहा ना कि पहले जो परंपरा थी कि पुत्र के नाम के पीछे आगे क्या है, पिताजी का नाम लगाया जाता था, इसलिए इतना लंबा नाम इनका पड़ गया। तो इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों, हीरानंद शास्त्री। ठीक, अब इनको यानी कि सच्चिदानंद जी को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों। ऐसे ही ये कवि नहीं बन गए, इनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें प्रथम था संस्कृत भाषा को भी इनको ज्ञान था, अंग्रेजी भाषा का भी इनको ज्ञान था, हिंदी का भी ज्ञान था, फारसी का भी था और तमिल का भी था। एक आदमी और 5 भाषाओं का ज्ञाता, तो वो उसे क्यों नहीं लोग राष्ट्र कवि कहेंगे, उन्हें क्यों नहीं लेखक कहेंगे, आसानी से कह सकते हैं ना। तो इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों, 5 भाषाओं का, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और तमिल। ठीक है दोस्तों, और इनको क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के अवार्डों से सम्मानित किया गया, जिसमें पहला था साहित्य अकादमी और दूसरा था भारतीय ज्ञानपीठ। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सच्चिदानंद जी को कौन से पीठ से यानी या कौन से रिवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो कौन से दोस्तों, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अब इनकी पत्रकारिता भी थी दोस्तों, जिसमें पत्रकारिता का नाम था सैनिक, और ये कहाँ पे था दोस्तों, आगरा में प्रचलित था। इसके बाद था विशाल भारत, और ये कहाँ पे दोस्तों, कलकत्ता में था। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं
तो याद रखने योग्य है। ठीक है, अगला कहता है कि इन्होंने बचपन में खेलने के लिए, यानी अज्ञे जी ने बचपन में खेलने के लिए एक नाटक लिखा था दोस्तों, जिसका नाम क्या था, इंद्र सभा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि अज्ञे जी खेलने के लिए कौन से नाटक की रचना किया था, तो इंद्र सभा का। ठीक है, और इन्होंने 1924 की 25 के क्रम में अंग्रेजी में भी उपन्यास लिखे थे दोस्तों। ठीक है, और 1924 में इनकी पहली कहानी भी प्रकाशित हुआ था। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि अज्ञे द्वारा पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो 1924 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनकी प्रमुख रचना जो है ये है शेखर एक जीवनी, और इनका टाइम पीरियड कब था दोस्तों, 1941 में। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है दोस्तों, तो ये अज्ञे जी की है, और इनका टाइम पीरियड कब है, 1941। उसके बाद है नदी का द्वीप, इसका टाइम पीरियड 1932, यानी नदी के द्वीप का रचनाकार कौन है, तो अज्ञे जी है। अपने अपने अजनबी, वाकई में कि आज के टाइम में क्या रिश्ते क्या नाते, आपके पास पैसे हैं तो आपके पास क्या है, बहुत सारे रिश्ते हैं। रिश्ते आज के टाइम में रिश्ते बनते नहीं है, बनाए नहीं जाते हैं, खुद ब खुद बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है ना, तो चलता फिरता लोग भी आपसे कहेगा कि भाई कैसे। और आपके पास पैसा ना हो ना, तो अपने लोग भी आपसे बात करने में ना, मतलब एक अजीब सी संवेदना